नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी थोड़ी देर में हम आज का कार्यक्रम आरंभ करेंगे अपने एक और विशेष अतिथि के साथ। आप जानते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने, और इस कार्यक्रम में हम किसी कवि को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं और उसके बाद कविता के बहाने हम उनसे बातचीत करते हैं। आइए आज हम जयपुर चलते हैं। जयपुर से हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे सुपरिचित कवि श्री अविनाश जोशी। अविनाश जोशी जी मूल रूप से कवि हैं और साथ में एक स्वतंत्र पत्रकार भी हैं, और वो जिंदगी में किस तरह से कार्यकलाप करते हैं और उनका आगे का कार्य किस तरह से चल रहा है, इसके बारे में हम अविनाश जी को जोड़ने के बाद उनसे बातचीत से ही पता करेंगे। आइए अब हम जयपुर से जोड़ते हैं सुपरिचित कवि, साहित्यकार और स्वतंत्र पत्रकार श्री अविनाश जोशी को। नमस्कार अविनाश जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार उपेंद्र नाथ रैना साहब। मैं खुश नसीब हूँ कि आज आपके इस मंच पे मुझे मौका मिला है, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आपने मुझे इस जगह पे मौका दिया जहाँ मैं अपने विचार आप लोगों के सामने कुछ प्रस्तुत कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आपका आपका हम यहाँ पर इस मंच पर स्वागत करते हैं। अब देखिए, इस बीच में हमारे मित्र अब जुड़ने शुरू हो गए। हमारे जी आकाशवाणी के मित्र सदानंद मिश्र जी जुड़ गए हैं, और भी जी जी कुछ हमारे मित्र जुड़ गए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उनके भी कमेंट्स आने लगेंगे। अरे वाह। तो मैं इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं जोशी जी। जी ये बहुत अच्छी बात है कि आप कवि हैं, हम भी कवि हैं, और कवि को जी कवि मिले तो और क्या चाहिए जीवन में। और इसके दौरान हमारे और कवि इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो जी। जोशी जी, आप मूलतः कहाँ से हैं? आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है उसके बारे में अपने मित्रों को बताइए। सर, मैं बेसिकली जोधपुर से बिलोंग करता हूँ। जोधपुर एक अपनायत की नगरी है। वहाँ के लोगों में अपनत्व बहुत ज्यादा कूट कूट के भरा है। मैं उस नगरी से आता हूँ जहाँ गली मोहल्ले में चले जाते हैं तो लोग रास्ता दिखाने के लिए साथ चल चलते हैं। वो कहते हैं चलो घर तक पहुंचा देते हैं। और अगर कहीं पे जाते हैं तो चाय की जगह खाने की बात करते हैं। इस तरह के माहौल और इस तरह की नगरी से मैं बिलोंग करता हूँ। मूलतः जोधपुर से हूँ, लेकिन इन दिनों मैं जयपुर में रहता हूँ। और मेरी जो शिक्षा और सब कुछ जो कुछ है वो जोधपुर में हुआ। वहाँ के पारंपरिक माहौल में मैंने स्कूल से शिक्षा जो ली, बड़ी पारंपरिक स्कूल थी। वहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद जब ये कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा के दौर में जीवन ऐसा लगा कि बड़ा टफ हो जाएगा बड़ी जिंदगी, तो हमने ये जो कॉमर्शियल कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसकी तरफ अपना रुझान किया। और एमबीए की शिक्षा मैंने जयपुर से ली। और इस क्या तरह बात है। मैंने प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को सेटल करने की कोशिश की। लेकिन मन तो कुछ कहीं और था। मन तो ये चाहता था कि साहित्य हो, संगीत हो, कला हो, पत्रकारिता हो। तो शुरुआती दिनों में पत्रकारिता का सहारा लिया हुआ था। पत्रकार बनने की चाह थी, बड़ा अच्छा लगता था, बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, बातें करते थे। राजनेताओं से मिलना, साहित्यकारों से मिलना, कलाकारों से मिलना, तो ऐसा लगता था हम भी कुछ काम के आदमी हैं, अच्छे लोगों में हमारी गिनती होती है। लेकिन जब महीने के एंड में जेब को तलाशते तो कुछ पैसा वैसा होता नहीं था साहब। ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है वो अगर अपने को ढंग से जीनी है तो तनख्वाह तो ढंग से आनी चाहिए महीने के एंड में। सही बात है, बिल्कुल तो, सही बात तो है। हमने कोशिश की कि एमबीए की डिग्री करने के बाद कॉरपोरेट लाइफ में आ गए। और कंपनीज के साथ काम करते करते अपनी भौतिक जो संतुष्टि थी वो पूरी तरह प्राप्त की। और एक मुकाम तक पहुंच के आज मैं एक संतुष्ट कर्मचारी के तौर पे काम करता हूं। ये मेरा जीवन है। तो अब आप वहां से राजस्थान है, तो राजस्थान से बाहर कभी जाना नहीं हुआ आपका? मेरा साहब जिंदगी में ज्यादातर मैंने कोशिश यही की है कि राजस्थान में ही काम करूं, क्योंकि राजस्थान ऐसी जगह है जहाँ पे हर व्यक्ति से जुड़ाव हो जाता है।
जब हम लोग काम करते हैं तो हमारे एक पूरा माहौल बनता है, कनेक्ट बन जाता है, लोगों के साथ एक अपना रिश्ता बन जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा है। तो जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में भी होते हो तो कनेक्ट का बहुत सारा महत्व होता है। तो इन सब लोगों से इतना रिश्ता बन गया कि जिंदगी के 30 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। हाँ, बीच में कभी कभी एक बार उत्तर प्रदेश जाने का मौका मिला था, लेकिन जल्दी वापस राजस्थान की जो ये भूमि है उसने खींच लिया वापस इधर, और इधर आ गया। उसके बाद वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा साहब। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि आपको लगा कि अपनी जगह पर ही आपको निवास करना चाहिए, और इस बीच में बहुत अच्छे साहित्यकार कवि दिलीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए, जी संतोष रैना जी भी जुड़ गई जो हमारे आज का कार्यक्रम देख रहे हैं। जी। और ये बताइए, फिर ये कवि मन कैसे बना आपका? आपने बीच में ये कहा था ना कि आपका मन और कुछ ढूंढ रहा था, शब्दों के साथ खेलना और कविता की तरफ आपका रुझान पैदा होना, कारण क्या बना उसका? अब जिंदगी में क्या है, बहुत सारी चीजें होती है। या तो आप उपेक्षित महसूस करते हो या आप अभावों में जिंदगी जीते हो। तो आपके साथ क्या होता है, अभाव हमेशा भराव मांगता है। और इसी तरह जब आप उपेक्षा, कहीं उपेक्षित होते हो तो आपकी अपेक्षाएं बढ़ती है। तो कई बार क्या होता है सर कि आपको जिंदगी में जो लोग मिलते हैं बहुत कुछ पढ़ा जाते हैं, बहुत कुछ समझा जाते हैं। ये जो अध्ययन है, इन लोगों के भाव, इन लोगों से मिलना, इन लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों के साथ चलना, लोगों के साथ जिंदगी जीना, ये सब चीजें जो होती है ये एक अनुभवों का लंबा चौड़ा पिटारा होता है। मुझे नहीं पता परिपक्वता क्या होती है, लेकिन मैंने इतना जाना है, इंसानों को जो लोग सही ढंग से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं, वो शायद परिपक्व होते होंगे। क्योंकि परिपक्वता बाकी तो मुझे नहीं पता। कई बार जो है भौतिक एज तो लोगों की बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन जो शैक्षिक बौद्धिक एज है वो मुझे लोगों में अभाव नजर आता है। 60 साल के व्यक्ति 6 साल के बच्चे से बातें करता है, और कई बार जो है वो 6 साल का बच्चा भी 60 साल के वृद्ध जैसी बातें करता है। तो क्या ये बात सब है! चीजें परिपक्वता का द्योतक नहीं है साहब। तो मेरी जो कविता है, मेरे जो शब्द हैं, मेरा जो ये साहित्य है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑब्जर्वेशन। मैंने लोगों को पढ़ना सीखा, मैंने लोगों को देखना सीखा, मैंने प्रकृति को निहार के उसके बारे में बात करनी सीखी, पशु पक्षियों को निहार के उनके बारे में बात करनी सीखी, चांद को देखा, पत्तों को देखा, पेड़ों को देखा, इंसानों को देखा, चलते फिरते राहगीरों को देखा, क्या कभी कभी बात है! आराध्य को भी देखा, आराध्य के बारे में सोचा, मंदिरों में जाके भिखारियों को देखा, फकीरों को देखा। तो बहुत सारी जिंदगी बहुत कुछ मांगती है साहब, इतना इजी नहीं है किसी प्रश्न को। ये आपका इतना बृहत प्रश्न है, इसको घंटों अगर मैं आंसर दूं तो कम है। इस तरह मेरी कविता चालू हुई साहब। तो अब आपने थोड़ा सा इस बात को यहाँ पर उसका आगाज किया, शुरुआत की। तो मेरा एक मूल प्रश्न ये आपके लिए है। तो फिर देखिए, साहित्य की तो और भी विधाएं हैं, कहानी है, उपन्यास है, आप वो भी लिख सकते थे, तो कविता की तरफ ही क्यों मुड़ गए? मैं चाहता हूं सर कम शब्दों में जिंदगी को समेट के बहुत जल्दी परोस दूं। क्योंकि कई बार ये होता है उपन्यास के लिए आपको घंटों, आज का इंस्टेंट जनरेशन है, 2020 का जमाना है साहब, इंस्टेंट मैगी खाने वाला युग है। इसमें अगर आप बहुत लंबी चौड़ी बात करोगे, लंबे चौड़े आलेख लिखोगे, लंबे शब्दों के द्वारा अपनी बात समझाने की कोशिश करोगे, तो इस पीढ़ी को फुर्सत नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि कम शब्दों में अगर हम हमारी बात को इस समाज तक पहुंचाएं, तो वो विधा मुझे कविता लगी। इसलिए मैंने कविता का सहारा लिया। तो शुरुआत में किस कवि को ज्यादा आप पढ़ना पसंद करते थे? वैसे तो मैंने जिंदगी में बहुत सारे कवियों से आदर्श माना है मैंने। बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि हैं, जिसमें मैंने नीरज जी, जब मैं उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में था तो नीरज जी का मकान हमारे घर से बहुत करीब होता था। तो क्या बात है! अलीगढ़ में केवल एक ही जीवन का ये था, मन में एक संतुष्टि थी कि मैं नीरज के मकान के पास रहता हूँ। वाह वाह वाह, और क्या चले बात है! जाते थे, सोचते थे कि, और शहरयार साहब भी वहीं से थे,
तो कभी कभी प्रोग्रामों के सिलसिले में वहां पे, तो ये दोनों कवि ने मुझे शुरुआती जीवन में जो है बहुत प्रभावित किया। इसके बाद इन दिनों गुलजार साहब को भी सुन लेते हैं, क्योंकि नए जमाने को अगर आपको सिंक्रनाइज करना है तो गुलजार साहब को सुने बगैर जिंदगी आपकी चलेगी नहीं। तो क्या गुलजार बात है। साहब को सुनना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा तो अगर आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, ये ऐसे कवि हुए हैं, दिनकर साहब, जिनको पढ़ना अपने आप में एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी होती है साहब। इनकी एक कविता को पढ़ना आपको और उसको समझना एक बहुत बड़ा कार्य होता है। रश्मि रथी अगर आप पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से जिंदगी की वो सब चीजें पढ़ जाओगे जो आपको सोचने समझने की शक्ति देती है। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ऐसे लोग हैं जिनसे मैं प्रभावित रहा हूँ साहब, और अब जो है खुद किताबों से पढ़ के प्रभावित होता हूँ। वाह वाह वाह। अच्छा, हमारे एक साहित्यकार मित्र हरगोविंद पुरी जी जुड़ गए हैं, तो जी सर, हम उनका नमस्कार। स्वागत स्वागत करते हैं। जी स्वागत है साहब मेरा। उन्होंने कहा है, कविता लिखना सबसे कठिन है। तो हाँ। आप किस रूप में इसको लेते हैं? सर, जिंदगी जीना ही कठिन है। मेरे हिसाब से जिंदगी को पढ़ना, समझना, सीखना और लिखना, ये सब चीजें बहुत दुष्कर कार्य है। आप एक चीज सोचिए, किसी विधा को अपनाना और किसी विधा के बारे में बात करना, ये सबसे कठिन है। कविता इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, अगर आपके पास शब्द और भाव है तो आप कविता लिख सकते हो। अगर आप एक भावुक इंसान नहीं हो, अगर आप एक सेंसिटिव नहीं हो, आपके अंदर भाव की ग्रंथियां ही नहीं खुली हुई है, तो आप कविता लिख ही नहीं सकते। क्या बात है, आप बहुत अच्छी कलाकार बात नहीं हो कही आपने। सकते। आप बहुत बढ़िया कलाकार बात नहीं कही। हो सकते। एक कलाकार को भावों की ग्रंथियां जो है उसकी वो खुलनी चाहिए। अदरवाइज आप आम इंसान हो, आप कलम मत उठाइए। तो कविता जो है वो इस तरह ही निकलती है, भावों का जो संयोजन होकर शब्दों से जो बनती है वही कविता होती है मेरे हिसाब से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर बात कही। अब इस बीच में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हमारे बीच में आशमा कौल जी, सुपरिचित कवियत्री और कथाकार हैं, वो जुड़ गई। जी, और नमस्कार। नमिता सिंह जी अहमदाबाद से जुड़ गई, बहुत अच्छी कवियत्री हैं और आप भी साहित्य में बहुत अच्छी दखल रखती हैं। रजनी वाह। रैना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी और इस बीच में बाकी हमारे सदानंद मिश्र जी और हरगोविंद पुरी जी लगातार जुड़े हैं। तो मैं जी चाहता हूं कि देखिए, हम दर्शन की बातें कर रहे हैं, हम कविता के मूल भाव की बात कर रहे हैं, लेकिन कविता अभी आरंभ नहीं हुई, जिस बहाने जी हमने आपको यहाँ पर आमंत्रित किया है। तो मैं जी चाहता हूँ आप इस समय जो आपकी प्रिय कविता है, सबसे पहले वो आप हमें, हमारे मित्रों को सुनाइए। जी। मैं सबसे पहले एक कविता सुनाना चाहूंगा। अ, ये कविता है। जी, आपका वह स्वागत है। चहकती वह चहकती चिड़िया हरदम चहकती है। वह क्या? चहकती चिड़िया हरदम चहकती है, क्योंकि उसे चहकना ही आता है। वाह 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 वाह, उसने क्या बात है। उदासी नहीं देखी, उसने कभी उदासी नहीं देखी। उसे सरहद का एहसास नहीं, उसे छत और मुंडेर का ही आभास है। उसे सरहद का एहसास नहीं, उसे छत और मुंडेर का ही एहसास है। वह तो हर इंसान को खुशहाल ही समझती है। उसे नहीं पता जात पात वर्ग विभाजन। उसे तो चाहूं और बस प्यार ही नजर आता है। उसे तो वाह चाहूं वाह। और बस प्यार ही नजर आता है। वह चहकती चिड़िया हरदम चहकती ही रहती है, क्योंकि उसे चहकना ही आता है। वह तो उन्मुक्त है, आजाद है। उसने तो बस हमेशा खुशी ही देखी है। उसने तो बस हमेशा खुशी ही देखी है। लेकिन अनायास आज शाम सरहद पे इंसानों का खून देख वह चहकना भूल गई। हाँ लेकिन हाँ, क्या बात है, अनायास क्या बात है। आज बहुत बढ़िया। शाम सरहद पे इंसानों का खून देख वह चहकना भूल गई। फुदकना भी तो भूल गई। कभी सरहद के इस पार तो कभी उस पार, बस समझना चाहती है खुशी का मर्म या एहसास जो हमेशा उसके पास था। हे खुदा, उस चिड़िया को चहकना वापस दे दे। हे खुदा, उस चिड़िया को चहकना वापस दे दे। लौटा दे वो मुस्कान और प्यार से फुदकना जो शायद उसने सीखा है।
क्या बात है, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर, सहज, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी शब्द जाल के, बहुत ही सरल सहज शब्दों में जो आपने एक बहुत बड़ी बात कही है, इस कविता के माध्यम से आपको हम साधुवाद देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कविता, बहुत अच्छी कविता है। आशमा कौल जी कह रही है कि बहुत प्यारी अभिव्यक्ति है आपकी। वास्तव में सही बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो फिर आप कविता को, मैं इस बीच में एक और आपको समाचार दे रहा हूं, अमेरिका से अनंता पाटनी जी जुड़ गई है। अनंता जी, नमस्कार। आपका स्वागत है, आपका नमस्कार। आज हमारे साथ अविनाश जोशी जी हैं जयपुर से, बहुत अच्छे कवि हैं, पत्रकार हैं और साथ में हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। तो कविता, आपने कहा था कविता में इतनी शक्ति होती है कि वे दूसरों को, दूसरे के मन को, दूसरों की जो मनस्थिति है उसको बदल सकती है। जी इसको थोड़ा सा और व्याख्यायित करिए जोशी जी। जी। अगर किसी व्यक्ति के पास भावों का पूरा भंडार होता है, और भाव तब बनते हैं जब उसके पास अनुभवों का पिटारा हो। कई बार क्या होता है जीवन के अंदर, बहुत सारे इंसानों में भाव पैदा नहीं हो पाते। आपने देखा होगा रास्ते में कहीं झगड़ा हो रहा होता है, कुछ लोग बगल से निकल जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो भावों का स्पंदन नहीं है, वो अभाव है वहां कई भावों का। और जिस व्यक्ति में भाव पैदा नहीं होते वो कलम नहीं उठा सकता। कलम उठाने की ताकत उस व्यक्ति में होती है जहां भाव होता है। मैंने देखा है कई बार मंदिरों के अंदर हम देखते हैं कि कुछ जो लोग हैं वो नाचते रहते हैं। हमें लगता है ये नाचते हैं, बड़े मूर्ख से लगते हैं, कई बार ऐसा लगता है ये कैसे नाच रहे हैं ऐसे, हमें तो शर्म आती है नाचते हुए। लेकिन उन्हें आराध्य ने एक शक्ति दी है, उनके अंदर आराध्य के प्रति वो भाव है जिससे वो नाच रहे हैं। जो नाचती हुई महिला, जो वृद्ध महिला नाच रही है, अगर उसके हाथ में कलम हो और बुद्धि हो, वो जो कविता लिखेगी वो हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया कविता होगी। क्योंकि वहां भाव का अपना एक हाईएस्ट लेवल है, एक उच्चतम स्तर पे वह भाव है। जब वो नाच रही है उसको इस बात का भान ही नहीं है कि आसपास वाले क्या सोच रहे हैं। हम जिंदगी आदि तो इस तरह बर्बाद कर लेते हैं कि बगल वाला क्या सोच रहा है। हम हमारे कपड़े देखते रहते हैं, हम हमारी चाल देखते रहते हैं, हमारी घड़ी देखते हैं, हमारी कार देखते हैं। छोड़ दीजिए, शब्द तब बनेंगे जब आपके पास उस तरह का भाव होगा जो स्वच्छंद होंगे। और स्वच्छंद जब विचार होंगे तो कलम चलेगी। कलम स्वतः चलती है साहब, कलम को कोई चलाता नहीं है, वो विचार व्यक्त होते ही होते हैं। आप देखो बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग जो हुए हैं उनकी कलम भी चली है। भगत सिंह जब थे तो भगत सिंह एक अच्छे लेखक भी थे, बिल्कुल सही उन्होंने बात है। अपनी कलम भी चलाई है क्योंकि अंदर भाव हिलोरे ले रहा था। क्रांतिकारी मन कुछ कहने को आतुर था, जेल में बैठे बैठे अपनी किताब लिखती। तो आप देखिए कि ये लोग क्यों लिख पाए, क्योंकि इनकी कलम स्वतः चली। तो एक कवि जो है वो तभी बन सकता है जब उसके पीछे जो है उसके अंदर इमोशंस हो, भाव हो, उसको सोचने समझने की शक्ति हो, लोगों के अंदर दुख दर्द को पढ़ने की शक्ति हो, तो वो एक अच्छा कवि हो सकता है। बहुत अच्छी व्याख्या की आपने। शुरुआत में आपने जो कविताएं लिखी, तो चूंकि आप जयपुर से हैं, वो भी तो श्री कृष्ण की नगरी है, तो जी क्या सबसे पहले क्या कुछ भक्ति भाव आ रहे थे या प्रेम भाव की कविताएं थी, क्या था आपकी कविताओं में? भक्ति भाव तो जीवन में हमेशा ही रहता है साहब। भक्ति भाव क्या होता है, जब भी आप जीते हो तो आराध्य को साक्षी मान के ही जीते हो। अलग अलग इंसानों का अलग अलग रुझान और अलग अलग शक्ति का जो है मापदंड होता है। मेरा ऐसा सोचना है कि आपका हर कदम के साथ आपके साक्षी जो है वो आराध्य है, और वो आपके कदम बढ़ाते हैं। कई बार ऐसा होता है हम ये सोचते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा कार्य कर लिया, मैं तो बहुत बड़ा इंसान हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आराध्य की शक्ति भी एक तंत्र होता है जो आपके साथ जुड़ा रहता है, उससे आपका काम होता है। जैसे मेरी एक कविता है, आपका स्वागत है, मैं साथ सुनाइए में सुनाइए। कविता भी सुनाता रहूंगा। हाँ, सुनाइए सुनाइए सुनाइए। सार्थक की प्रतीक्षा कब तक, सार्थक की प्रतीक्षा कब तक,
आखिर कब तक। घनघोर अंधेरे में आशा की एक किरण, और फिर एक अंतराल तक अंधेरा ही अंधेरा, फिर एक अंतराल तक अंधेरा ही अंधेरा। शायद किसी कोने में दूर से ही सही एक आशा की लो चमकती दिख जाए, और एक क्या बार बात है। फिर लंबे इंतजार के बाद अंधेरे में ही सार्थकता महसूस हो जाए। वाह ये वाह वाह मेरी वाह, जो क्या बात कविता है। है, ये मेरी जो सार्थकता पे कविता है, ये वो सार्थकता है जो हम आराध्य के मंदिर में जाके अपने आप को सोचते हैं, तो मंदिर के अंदर घना अंधेरा, ज्योत जल रही है अंधेरे के बीच में, सामने आपके आराध्य की मूर्ति है, वहां बैठ के आप जो भक्ति भाव के साथ जो आप दर्शन करते हैं, उस समय जो भाव आपके दिल में आते हैं, जो शब्द निकलते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं। तो और कविता तो आप कह रहे थे, कविता सुनाएंगे, कविता सुनाइए। जी। आ, एक मेरी कविता है, मन तू क्यों उदास है। मन तू क्यों उदास है, सब कुछ तो ठीक है। मन तू क्यों उदास है, सब कुछ तो ठीक है। मैं भी ठीक हूँ, हंसता भी हूँ, चहकता भी हूँ, सबसे प्यार भी करता हूँ, और सब मुझसे भी प्यार करते हैं। फिर भी आज मन क्यों उदास है, सब कुछ तो ठीक है। मन तू क्यों उदास है। क्या बात है, क्या अम्मा तो बात कभी उदास नहीं होती। अम्मा अम्मा तो कभी उदास नहीं होती, हंसती ही रहती है जीवन के उत्तरार्ध में भी। क्या मंत्र है इस खुशी का, यही सोच के आज फिर मन क्यों उदास है। आखिर मन क्यों उदास है। ये चिड़िया क्यों चहकती है, कल का तो पता ही नहीं। ये चिड़िया क्यों चहकती है, कल का तो पता ही नहीं। न दाना है, न घोंसले का ठिकाना। है। वाह वाह यही वाह। सोचकर आज फिर उदास हूं कि मन क्यों उदास है। शायद कुछ समझना अभी बाकी है। मन वाह तू वाह, क्यों उदास है, सब कुछ तो ठीक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत ही, मैंने जो कहा ना, आपकी विशेषता कविताओं की यह है, बिना किसी आडंबर के सहज भाव से आप अपनी बात अपने सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। यही तो है। जी शक्ति है कविता की। जरूरी नहीं जी कि भारी भरकम शब्द चाहिए आपको, बड़े बड़े वो मुहावरे चाहिए। सरल शब्दों में मेरी एक कविता में आपको एक तो, दो पंक्तियां जी सुनाना चाहूंगा। जी, फूल वाह की इरशाद। परिभाषा, फूल की परिभाषा यही है कि उसकी खुशबू आदमी को लोहा होने से बचाती है। वाह सर, वाह। फूल की परिभाषा शायद यही है कि उसकी खुशबू आदमी को लोहा होने से बचाती है। तो जीवन में हमें तो लोहा होने से बचना है। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। और फूल की जो सुगंध है, उसकी खुशबू है, उसे सराबोर जी होकर अपने तन मन को बिल्कुल निश्चल बनाना है और सार्थक बनाना है। तो ये कविता की शक्ति ये होती है। तो जी कविता तो आप साथ साथ में करते रहे, लेकिन जी आप के बारे में हमने ये सुना है, आप अपना समय, बहुत समय आध्यात्मिकता में भी व्यतीत करते हैं। जी तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उसके बाद, अच्छा, इस बीच में मैं अविनाश जी बताना चाहूंगा, जी। सरोजनी कौशिक जी हमारी वरिष्ठ कवयित्री और साहित्यकार हैं, वो जुड़ गई हैं, आपका कार्यक्रम देख हाँ रही सर, हैं। नमस्कार। जी। नमस्कार। और रीता अनिल काला जी वो भी जुड़ गई हैं। और साथ में निशा चंद्रा जी जुड़ गई हैं अहमदाबाद से, आपका कार्यक्रम देख रही है। उषा कौल जी जी नमस्कार। बहुत अच्छा साहित्यिक गतिविधियों में बहुत रुचि रखती हैं आप, जी आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। जी बताइए। नमस्कार। अध्यात्म जो है, ये एक इस तरह का विचार होता है जो आदमी के जीवन में जब वो जन्म लेता है, उसके साथ ही वो जन्म घुट्टी सा जुड़ा रहता है। आध्यात्म किसी को जो है वो सिखाया नहीं जाता। आराध्य के प्रति भक्ति भाव, सत्संग में मन लगना, कीर्तन पढ़ना, भजनों को पढ़ना, कबीर, रसखान, सूर, इनके बारे में बातें करना, मंदिरों में जाना, घंटियां बजा के खड़े रह के आरतियां सुनना, ये सब जो है वो अपने आप एक भाव होते हैं, और आदमी उसके तहत चला जाता है।
मेरा ऐसा मानना है कि भक्ति और अध्यात्म के लिए जो कहते हैं कि गुरु जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, मुझे कई बार लगता है कि गुरु जो है वो बहुत सारी किताबों में निहित है। हमारे बहुत सारे इतने बड़े बड़े विद्वान और इतने बड़े बड़े ग्रंथ, पौराणिक ग्रंथ हैं, जिनको अगर हम गुरु मान लें तो बहुत सारी बातें उनसे निकल के हमारी जेहन में आके आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ये क्या एक बात है। बहुत गहन गहन और महीन विषय है। इस विषय को समझने के लिए किताबें, विचार, बातें ये बहुत अधूरी है। आदमी को इसके अंदर संलग्न होना पड़ता है। घंटों आपने देखा होगा किसी फकीर को, घंटों बैठा रहता है चुपचाप, कुछ नहीं बोलता है, मूक दर्शक की तरह। और शाम को पता पड़ता है कोई कीर्तन करके, छम छम बजा के और गाने गा के और पैसे इकट्ठे कर लेता है। हो सकता है वो बहुत बड़ा भक्त हो। ऐसा नहीं है कि उसके कपड़े या उसके उलझे हुए बाल और उसके तन पे कुछ कपड़े नहीं देख के आप ये समझ रहे हो वो तो कोई मतलब ही नहीं है, फकीर है, भिखारी है, आप डांट के निकाल देते हो। आपने देखा होगा मथुरा वृंदावन में जब हम ये यात्रा करते हैं या हम लोग जब ये पूरी परिक्रमा करते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो कोने में बैठ के कीर्तन करते हुए नजर आते हैं। कितना भक्ति भाव होता होगा उनके दिल में, क्योंकि वो जो जमीन है वहां कृष्ण खुद खेले हैं। उस जमीन पे आराध्य श्री कृष्ण ने वहां पे खेल खेली है, वहां पे लीलाएं करी है। उस जमीन पे, उस जमीन का अंदर बैठ के जो कीर्तन करता है उसके भाव आते हैं। तो अध्यात्म के अंदर बहुत बड़ा शब्द है। मैं तो अध्यात्म का भी नहीं अपने आप को मानूंगा, कारण कि इतने बड़े बड़े महान संत, विचारक और ज्ञानी पुरुष हुए हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर मानता हूं कि ये जो शक्ति है, ये जो एक अदृश्य शक्ति है, इस शक्ति में बहुत गहन चिंतन की जो आवश्यकता है। अगर आप अकेले बैठ के मनन करें, सोचे समझे, तो आराध्य आपके आसपास कहीं नजर आएंगे। किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, किसी गुरुद्वारे में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आंखें मूंद के, हाथ जोड़ के बैठ जाइए। अगल बगल में भगवान श्री कृष्ण या शिव जी या सब भगवान आपको नजर आएंगे। आप किसी भी वर्ग के हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप हिंदू हो, सबके आराध्य आपके आसपास नजर आते हैं। मेरा ऐसा मानना है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आप क्या समझते हैं फिर, जो आप ये जीवन की इतनी आपाधापी और जो संघर्ष है, यातनाएं हैं, कष्ट हैं, दुख दर्द है, तकलीफें हैं, और चूंकि हमारी जो, अक्सर हम कहते हैं ना कि हमारी जो कविता है इतनी संवेदनशील होनी चाहिए कि उसमें ये सब आप ग्रहण करें और अपनी कविता के माध्यम से आप उनकी अभिव्यक्ति करें। और साथ में जब आप आध्यात्मिकता की भी बात करते हैं तो अपनी रचनाशीलता को, अपनी रचना धर्मिता को आप फिर दोनों ट्रैक्स पे देखते हैं क्या? एक तरफ जो जीवन का यथार्थ है, जीवन का जो संघर्ष है, दूसरी तरफ जो आध्यात्मिकता है, क्या उन दोनों का समावेश है, या केवल एक ही ट्रैक पे आप अपने आप को महसूस करते हैं? देखो साहब, ये जो जीवन है इसके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। जैसे एक स्त्री है, वो माँ भी होती है, बहन भी होती है, पत्नी भी होती है। उसी तरह ये जो जीवन है, इसके अंदर एक व्यक्ति बहुत सारे भागों में बटा हुआ है। वो अपनी जिंदगी में जब नौकरी करता है, जब वो जॉब पे जाता है, तो वो वहां पे उस जॉब में ढला बड़ा होता है, क्योंकि वहां उसका दिल से नहीं कर रहा होता है। वो उसकी एक आवश्यकता है। जब शाम होती है, मंदिरों में जाता है, तो वो आध्यात्म का सहारा लेता है। वो वहां पे घंटियां बजाता हुआ आरती करता है, या अपने घर में बैठ के कहीं कोने में पूजा कर रहा होता है, तो वो उस समय आध्यात्म का सहारा ले रहा होता है। जब बगीचे में मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है, तो प्रकृति के साथ शायद कुछ बातें करता हुआ कुछ शब्द ढूंढ रहा होता है। तो अलग अलग वर्टिकल्स पे आदमी बटा हुआ है। उसके अलग अलग क्षेत्र है। वो लिखता भी है, वो पढ़ता भी है, वो बातें भी करता है, वो गाता भी है, वो सुनता भी है, वो मनोरंजन के लिए फिल्म भी देखता है, वो बच्चों के साथ खेलता भी है, वो पत्नी के साथ घूमने भी जाता है, वो माँ के साथ बैठ के बातें भी करता है। तो इंसान के प्रतिरूप बहुत सारे हैं।
ये हमें समझना होगा कि हम किस जगह पे, किस तरह के विधा में, कहाँ पे ढल के अपनी जिंदगी जिए, ये हमें क्या देखना बात होगा। है। जी जी। जी जी। तो चलिए, बातचीत तो हम जारी रखेंगे, और कविता हो जाए। जी। अ, अभी जब ये कोविड का दौर था तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही थी, तो मैंने एक कविता लिखी थी। चलते चलते उसने हल्के से पूछा, और कितनी दूर जाना है, अब तो पाँव के छाले भी जलने लगे हैं। क्या बात है, एक क्या बात निश्चल निर्णय कब तक लक्ष्य की राह में इस तरह तड़फाता रहेगा, अब तो बच्चे भी बिलखने लगे हैं। ये कविता मेरी उन मजदूरों पे थी जो पैदल घंटों चल के अपने वापस उस मुकाम पे जाना चाहते थे, जो कोविड के समय जिनके पास साधन नहीं थे, और जो लोग कोविड के समय मजदूर वापस जो मूवमेंट कर रहे थे, उन पे ये कविता मैंने लिखी थी। अनिश्चित रोजगार कब तक, आखिर कब तक धमकाता रहेगा, अब तो सहन शक्ति भी जवाब मांगने लगी है। नियति की प्रत्यंचा आखिर कब तक चढ़ी रहेगी, अब तो प्रतिरोधकता भी सहसा हाफने लगी है। अब क्या तो बात है, क्या बात प्रतिरोधकता भी सहसा हाफने लगी है। भूख से पिलकता बच्चा, भूख से बिलखता बच्चा, आखिर कब तक आंसू पहुंचेगा, अब तो बेहोशी भी, अब तो बेहोशी भी अंतिम सांसें गिनने लगी है। अब तो बेहोशी भी अंतिम सांसें गिनने लगी। है। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा। ये देखिए, वो कोरोना काल तो ऐसा संकट काल था जब जी आदमी बिल्कुल असहाय महसूस करने लगा था, क्योंकि जी क्या हुआ ना, अचानक ऐसी दशा बन गई, ऐसी परिस्थितियां बन गई कि आप न उनके साथ कोई समझौता कर पाते थे और न उनसे छुटकारा पा सकते थे। जी सर, तो बिल्कुल। उस समय जीवन का संघर्ष बहुत कठिन था, बहुत कठिन था, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कई लोग समझते हैं कि उसी दौर में जो मूल सृजनात्मकता है, मूल जो कविताएं और साहित्य लिखा गया है, वो ज्यादा उभर के आ गया है। आपका क्या विचार है? सर, मैंने कोरोना काल में ये देखा कि अपने जो माता पिता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है, जो अपने जीवन का महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो माँ को माना है। तो मेरी कुछ कविताएं हैं माँ पे जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। क्या बात है, क्या क्योंकि बात है। रचनात्मकता वहां से चालू होती है जहाँ माँ आपको जन्म देती है। उससे बड़ी रचना इस हिंदुस्तान में कोई हुआ ही नहीं। ये सबसे बड़ी रचना है कि आप स्वयं किसी के द्वारा रचित हुए हो। आहा, क्या बात है। जी। तो बहुत बढ़िया, मेरी बहुत। एक कविता जी है। जी। माँ, मैंने नहीं सुनी आपसे लोरी, माँ, मैंने नहीं सुनी आपसे लोरी, कभी सुनाई होगी, याद नहीं कुछ भी। जब बोलता हूं तो लोग कहते हैं तुम जैसा बोलता हूं। जब बोलता हूं तो लोग कहते हैं तुम जैसा बोलता हूं। पता नहीं, लेकिन सच में मेरे कंठ में तुम बसती हो। क्या बात है, माँ, क्या बात है। बंद आंखों से सपने तुमने भी देखे होंगे। माँ, बंद आंखों से सपने तुमने भी देखे होंगे, लेकिन मैं आज भी हौस हवास में आंखें खोल उन सपनों को कभी कभी देख लेता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। माँ, मेरे जन्म पे मेरा माथा तुमने जरूर चूमा होगा। माँ, मेरे जन्म पे मेरा माथा तुमने जरूर चूमा होगा, लेकिन मैं आज भी उस कस्तूरी की खुशबू हरदम ढूंढता रहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। माँ, मैं जब छुप जाता था ना, माँ, मैं जब छुप जाता था ना, ढूंढ निकालती थी तुम। लेकिन आपकी चुप्पी मुझे बहुत रुलाती है। आपकी चुप्पी मुझे बहुत रुलाती है। कई बार रो लेता हूँ चुपके से। माँ, मैंने नहीं सुनी आपसे लोरी, कभी सुनाई होगी, याद वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक कविता है। अब नहीं। जी देखिए, माँ शब्द अपने आप में बहुत विशाल और बहुत पवित्र एक अभिव्यक्ति है। तो उसको आप किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में उसको आप आत्मसात कर सकते हैं।
तो आपका जीवन ही तो आपकी माँ है, माँ जी ने ही तो आपको रचा है। तो जी आपको आपको रचा है, आपको बुना है, तो तभी तो जी आप हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। बातचीत हम जारी रखेंगे। इस बीच में आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर प्रणव भारती जी अहमदाबाद से जुड़ गई, विदुषी महिला जी है, बहुत अच्छी कवियत्री है और कथाकार है। अरुण कुमार पासवान हमारे आकाशवाणी के मित्र हैं, बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं, हाँ, बहुत अच्छे कवि हैं। नमिता जी सिंह जी लगातार जुड़ी हुई है। डॉक्टर अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए। आप भी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। भूपेंद्र सिंह रैना जी, आप जम्मू से जुड़े हैं, मूलतः कश्मीर से हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। और भानु प्रकाश रघुवंशी जी, आप अशोकनगर से जुड़े हैं, मध्य प्रदेश। निशा चंद्रा जी जुड़ी हैं, बहुत सारी मित्र हमारे जुड़े हैं। मैं पुनः जी उनका सर। स्वागत करता हूं। और इस समय हमारे साथ जयपुर से अविनाश जोशी जी जुड़े हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। और कवि से ज़्यादा मुझे ये एक आध्यात्मिक पुरुष लगे, व्यक्ति लगे, जो आध्यात्म पर बहुत गूढ़ और अच्छी बातें करते हैं। तो अब जीवन में मुझे ये बताइए, आदमी जब कुछ खोता है उदास क्यों हो जाता है, जब कुछ पाता है तो खुश क्यों होता है? अगर वो पूरा आध्यात्मिकता में रच बस गया है, तो इन पाने और खोने का तो कोई अफसोस होना ही नहीं चाहिए। जी, मेरा ऐसा मानना है, संगीत में एक वर्ड आता है सम। जब आप किसी सुर का सम आता है तो जीवन में भी सम आ जाना चाहिए। दुख और सुख तो जीवन में हमेशा रहेंगे। अगर हमेशा सुखी रहे कोई व्यक्ति या हमेशा दुखी रहे कोई व्यक्ति, तो वो असंतुलित व्यवस्थाएं होती है। कहते हैं ना कि कोई घर में, अगर कोई परिवार में पति पत्नी नहीं लड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जरूर वो कोई न कोई पागलपन का दौरा है उनपे। क्योंकि सहज व्यक्ति तो लड़ेगा भी, खुश भी होगा, प्यार भी करेगा। असहजता जो है वो अदरवाइज आपके रिफ्लेक्शन में आएगी। इसलिए सम आना जरूरी है। कहते हैं ना, वर्क लाइफ बैलेंस, ये जमाना उसी का है। आपको अपनी जिंदगी में सम लाना होगा। दुख पे आप सहज रहिए, और सुख में सहजता तो स्वतः ही हो जाती है, उसको सहजता लाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि सुख का वक्त तो जल्दी जल्दी भागता है, लेकिन दुख के एक एक क्षण बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। तो जो इंसान इन सब चीजों के अनुभव से आराध्य का सहारा लेता है, या आध्यात्म का सहारा लेता है, या पौराणिक ग्रंथों को पढ़ के उनकी बातों पे सहारा लेता है, उसको दुख का वो जो वक्त है उसको समझने की, पीड़ा को समझने की समझ पैदा होती है। आप देखें, एक पूर्ण पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं हुए। तकलीफें तो उनके भी जीवन में बहुत आई। भगवान श्री राम भी पूर्ण पुरुष नहीं हुए, उनको भी वनवास मिल गया, उनके भी जीवन में दुखों का अंबार रहा, पूरी जिंदगी दुखी रहे। राजा राम, जिनके की पूरे बड़े महलों से निकल के 14 साल जंगलों में कंद मूल फूल खाते हुए किस तरह जीवन जिया होगा। आप हम तो छोटे छोटे घरों में भी सुख सुविधाओं से जीते हैं। सोचे तो बहुत कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये जीवन जो है ये केवल सोचने की एक वस्तु है। आप अध्यात्म का सहारा लेके बातों को सोचिए, समझिए, देखिए, बहुत कुछ तंत्र खुलेंगे जीवन के। अदरवाइज तो आपकी जिंदगी चलती रहेगी। दुख है तो आप दुखी होके मुंह उतार के उदास होके कोने में बैठ जाइए। किसी को वक्त नहीं है आके आपसे पूछेगा। हंसते रहिए, खुशते रहिए, जिंदगी जीते रहिए। लोग बगल में आएंगे, बातें करेंगे, कंधे पे हाथ रखेंगे। क्योंकि ये जिंदगी जो है, या जो मित्र भाई बंधु सखा, सभी हंसते हुए चेहरों को ही पसंद करते हैं साहब। ऐसा मेरा मानना है। क्या बात है, बहुत बहुत ही गहन बात कही आपने। यथार्थ भी है। लेकिन अब हमें एक ऐसा रास्ता निकालना होता है जहां पर हम भी सुखी रहें और सामने वाला भी सुखी रहे। तो जीवन जी का महामंत्र तो वही है, खुश भी, स्वयं भी आप खुश रहिए और दूसरे को भी आप खुश रखिए। सबसे बड़ी बात वही है। तो और एक कविता सुनाइए, बातचीत तो जारी जी रहेगी। जी। मेरी एक कविता है,
इसी विषय पे जिस पे बात कर रहे हैं उसी पे वो कविता जुड़ती हुई महसूस होती है। मत सोचो अपने बारे में, जिम्मा आराध्य को दे दो। मत सोचो अपने बारे में, जिम्मा आराध्य को दे दो। जो दुनिया का सोचता है वह आपका भी सोचेगा। जो दुनिया का सोचता है वह आपका भी सोचेगा। मन की चंचलता भावों का आवेग है। मन की चंचलता भावों का आवेग है। स्वभाव के हम अधीन हैं, आजाद होकर जियो। मत क्या सोचो बात है। अपने बारे में, जिम्मा आराध्य को दे दो। आनंद की परिभाषा असीमित प्यार है। आनंद की परिभाषा असीमित प्यार है। जितना बांटोगे उतना मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी मंदिर जी। बंद था आज। मंदिर बंद था आज, मैंने बाहर फकीर के दर्शन कर लिए। मंदिर बंद था आज, मैंने बाहर फकीर के दर्शन कर लिए। वह चढ़ावे से खुश था, मैं चढ़ा के खुश था। वह चढ़ावे से खुश था, मैं चढ़ा के खुश था। खुशी के मायने क्या है, जिंदगी जीने के बाद समझ आया। काश पहले ये सब कुछ समझ पाता। काश पहले ये सब कुछ समझ पाता। बात तो वही है ना कि अगर व्यक्ति सही समय पर सही बात समझे, कहते हैं ना कि यही सही समय है, अगर वो जी बात समझ में आ जाए तो फिर कष्ट और तकलीफें कहाँ आदमी उठा पाएगा। उठा पाने जी मतलब उनका तो उनका सामना ही नहीं करना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर आप अपने विवेक से अपनी बुद्धि से सब कार्य करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे और दूसरा व्यक्ति भी खुश रहेगा। तो बिल्कुल ठीक है सर। आध्यात्मिकता पर बात हुई, आपकी कविताएं तो चलती रहेंगी। आपके जीवन जी का एक बहुत बड़ा पक्ष यह है कि आप एक स्वतंत्र पत्रकार भी है। तो जी कवि के साथ ये पत्रकारिता कैसे जुड़ गई है? क्या आपने कुछ विधिवत रूप से पत्रकारिता में कोई प्रशिक्षण वगैरह लिया है, या आप अपनी पसंद से पत्रकारिता में दखल रखते हैं? अ, वैसे मेरे डीएनए में पत्रकारिता है, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो पत्रकार थे पेशे से। और उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी पत्रकारिता को ही दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो अध्ययनशील व्यक्ति होता है, जो लोगों को पढ़ना सीखना समझना देखना ये सब चीजों में तल्लीन रहता है, तो पत्रकारिता भी एक अध्ययन की ही विधा है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप एक कवि है, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, तो आप पत्रकार भी साथ हो ही जाओगे। क्योंकि मन की संतुष्टि, शब्दों को कहीं न कहीं आप छपा हुआ देख के खुश होते हो। जब हमारे शब्द किताब में छपते हैं तो हमें दिल में खुशी होती है। जब हमारे शब्द अखबार में छपते हैं तो हमें खुशी होती है। खुशी का भी मायने है। खुशी इसलिए नहीं होती कि वो केवल छपे हुए हैं। खुशी इसलिए होती है कि मेरे शब्द हजारों लाखों लोगों तक पहुंचेंगे। अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंचती है तो उस बात की सार्थकता है। अगर मेरे शब्द किसी जगह पे पहुंच के पढ़ के किसी व्यक्ति तक, चार लोगों तक भी पहुंच गए, तो उन शब्दों की सार्थकता है। इसलिए पत्रकारिता जो है वो एक लेखक के लेखन के साथ साथ एक पत्रकारिता भी उसी की एक विधा है। ऐसा मेरा सोच है। तो ये स्वतः ही साथ जुड़ के ये सब सब्जेक्ट जुड़ते गए चलते गए। और अब जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। कभी पत्रकारिता में आलेख लिखता हूँ, कभी कविता लिख लेता हूँ, कभी कहीं पे अगर कवि सम्मेलन हो, कहीं पे जाके कविता पढ़ना हो तो पढ़ने का आनंद लेता हूँ। जिंदगी जीने के बहुत सारे मायने हैं साहब। कई बार आदमी सोचता है कि मैं केवल एक कवि होके, आप एक बिल्कुल रूखे रूखे से मनुष्य, एक कवि जो कोने में बैठ के ऐसे सोचे कि मैं तो बहुत बड़ा हिंदुस्तान का कवि हूँ और मेरे से तो जो है वो मैं केवल लिखता हूँ। तो मेरे हिसाब से वो कवि, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं वहां पे कुछ इफेक्ट नहीं ला रही है। जो जिंदगी में आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, अलग अलग विधाओं में कीजिए, और कम से कम मुंह पे भुकुटिया तनी मत रखिए। हंसिए, मुस्कुराते हुए लिखिए, पढ़िए, तब जिंदगी जीने का मजा आएगा। अदरवाइज तो ठीक है, आप श्रूड होके ऐसे कोने में बैठ जाइए, वो विधा नहीं है साहब। ऐसा मेरे को लगता है कई बार। बहुत अच्छा विचार है आपका, बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि देखिए, कहते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए।
उसी से जो जी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो आपके जीवन में संचार करती है, और जो आपका ऑरा बनता है, जो आपका दायरा बनता है, तो दूसरे भी उससे प्रभावित होते हैं, उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। ये तो स्वाभाविक है। तो बातचीत भी चलती रहेगी। ये बताइए, आपका संगीत के प्रति मुझे लग रहा है कि अच्छा जी रुझान है। जी। संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे आदमी जो है वो तपस्वी की तरह जीता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब संगीत सुनता है तो एक साधक की तरह आंख मूंद के संगीत को सुने तो उसको लगेगा जीवन की जो यथार्थता है या जीवन का जो सत्य है वो वही है। क्योंकि आप देखो कि भगवान भी कहते हैं कि मेरा सबसे अच्छा भक्त वो है जो सत्संगी है, जो सत्संग करता है वो मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो वहां भी कहीं कहीं संगीत जुड़ा है। तो आराध्य को भी संगीत पसंद है। तो आप देखें कि संगीत के भी अलग अलग क्षेत्र हैं। मुझे शास्त्रीय संगीत ज्यादा पसंद है। मैं जनरली इंस्ट्रूमेंटल सुनता हूँ। और शास्त्रीय गायकों में भी मुझे पंडित जसराज, कुमार गंधर्व, इन लोगों ये इसलिए ज्यादा पसंद क्या है बात है। क्योंकि इनके जो कीर्तन है, इनके जो भजन है, उनमें एक अलौकिक खुशबू है जो जब आप सुनते हो तो आपको लगता है कि आपको दर्शन हो रहे हैं। आप देखो जब कृष्ण के बारे में कीर्तन जब पंडित जसराज करते हैं तो आपको लगेगा कहीं यत्र तत्र यहीं आसपास कहीं भगवान श्री कृष्ण विराज रहे हैं। बाकी तो महसूस करने की चीजें हैं संगीत तो। मैंने स्टार्ट से इस चर्चा में ये कह रहा हूं कि भावों को पढ़ना, सीखना, समझना, देखना ये जीवन में जरूरी है। और संगीत को अगर महसूस कर सको तो ये जीवन में इससे बड़ी एसेट, इससे बड़े संपत्ति आपकी कुछ नहीं है। ये रुपये पैसा कुछ काम नहीं आता साहब। ये संगीत, साहित्य, कला, ये सब चीजें अगर आपके पास है, मेरे निगाह में आप हिंदुस्तान के सबसे धनी व्यक्ति हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन खुद तो आप किस में रुचि रखते हैं? गायन में या वाद्य यंत्र बजाने में? खुद तो कोई कोई रुचि तो अपनी है आपकी। सर हिंदुस्तान को जितने तानसेन पैदा हुए तो कानसेन की भी आवश्यकता थी। तो मैं कानसेन हूँ, केवल कानसेन के तौर पे ही अपने आप को करता हूँ। बजाने का शौक रहा लेकिन साहब इसमें मैं पारंगत नहीं हो पाया। मुझे संगीत में बजाना या गाना उतना नहीं आता। लेकिन हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि जब कोई गाता है या किसी संगीत को समझना या कीर्तन को समझना, उसको रस लेके सुनना, ये सब चीजों में मैं हूँ। लेकिन मैं इस विधा में उतना पारंगत नहीं हूँ क्योंकि हर व्यक्ति हर चीज में पूर्ण नहीं हो सकता। Yes. ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। हर कोई व्यक्ति हर एक चीज में पूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन फिर जी, भी अपने आप में हर एक व्यक्ति पूर्ण तो है ही। है तो ही। तभी तभी तो वो एक इकाई के रूप में माना जाता है। खैर, ये तो हम ज्यादा उसमें गूढ़ वाली उसमें स्थिति में जा रहे हैं। तो आप कविता सुनाइए। जी, जी जी। मैं एक हल्की फुल्की कविता सुनाता हूँ ताकि माहौल ये सर सर ये बताइए, हल्की फुल्की क्या होता है? कविता तो कविता होती है। मतलब थोड़ा माहौल को थोड़ा सा नॉर्मल करने वाली बात। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनाइए सुनाइए, आपका स्वागत जी है। जी। मैं धुआं हूँ, मैं धुआं हूँ सिगरेट का धुआं। मैं अच्छा अच्छा धुआं अच्छा। हूँ सिगरेट का धुआं, कुछ ही समय में अदृश्य हो जाऊंगा। मैं धुआं हूँ सिगरेट का धुआं, कुछ ही समय में अदृश्य हो जाऊंगा। मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो साहिब, मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो साहिब। हाथ से हाथ बच जाएगा, पकड़ नहीं पाओगे। फिर भी आशावादी रहो, हाँफते रहो, मत भूलो ये तो एक मृग तृष्णा है। धुआं भी कभी शरीफ हुआ है, धुआं भी कभी शरीफ हुआ है। वो तो आदतन फक्कड़ है, वो तो आदतन फक्कड़ है। खाना बदोश की तरह उड़ जाएगा हमारी तरह। क्या बात है, क्या बात है। अब आपने कहा कि बिल्कुल हल्की फुल्की है, ये तो सबसे मुझे लग रहा सबसे गूढ़ कविता आपने सुना है। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो कथा लेखन में कभी आपने कोई प्रयास नहीं किया? छोटी मोटी कहानी या कुछ लेख तो आप लिखते हैं, मैंने बहुत लेख सारे मैं लेख। लिखता हूँ, जी, लेख किस मैंने तरह का, बहुत लिखे हैं। क्या क्या मुख्य विषय क्या रहते हैं आपके जो
खास करके लेख लेख आपके आते हैं? जी जी। लेख मेरे जनरली, मैं बिल्कुल डिफरेंट विषयों पर, चूंकि मेरा पूरा कार्यकाल आर्थिक विषयक रहा है, मैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में मैंने जॉब किया है, तो मेरे अर्थतंत्र से रिलेटेड जनरली मेरे सब लेख होते हैं। जैसे मैं डिजिटल अर्थव्यवस्था पे लिखता हूँ, मैं कार्बन उत्सर्जन पे भी लिखता हूँ, जल संसाधनों पे लिखता हूँ। ये जो सामाजिक विषय हैं जिन पे हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, उन विषयों पे लिखने की कोशिश करता हूँ। जनरली इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं जो कॉमर्स और सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए रहते हैं, उन पे लिखने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको मैं टच नहीं करता, क्योंकि कई बार मेरे उन विषयों को टच करने से किसी पर्टिकुलर वर्ग विशेष को अगर आहत होते हैं, तो मैं उन विषयों पे लिखने की चेष्टा नहीं करता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इस बीच में आपको मैं सूचना दे रहा हूँ, राजस्थान से ही रीना मेनारिया जी जुड़ गई है। बहुत अच्छी कविताएं लिखती है, और जी। खास करके राजस्थानी साहित्य में उनका बहुत अच्छा दखल है। मैं रीना जी को यहाँ पर स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छा। और इस बीच में सदानंद मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, पासवान जी लगातार, हरगोविंद पुरी जी भी जुड़े हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे मित्र आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो अब एक प्रश्न मेरे पास है आपके लिए। प्रश्न क्या है, मेरी जिज्ञासा है जो मैं आपसे आपसे उसका समाधान चाहता हूँ। तो मुझे ये बताइए कि कविता आपको कितना संतुष्ट करती है जीवन के प्रति, और खुद कविता जब आप लिखते हैं तो वो कितना अपने आप में ईमानदारी से बताइए। एक बहुत अ, उसकी नीयत बहुत ईमानदारी की होती है। देखो, कविता जो है वो एक इतना गूढ़ और गहरा शब्द है जिसकी व्याख्या करना बहुत कठिन और दुष्कर कार्य मेरे को आपने दिया है। फिर भी कोशिश करूंगा। पहली चीज, जब आप कविता को पढ़ते हो तो आपकी संतुष्टि जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को पढ़ रहे होते हो जो अपने आप में आपको पूर्ण लगते हैं। फिर आप धीरे धीरे उनको पढ़ के कविता लिखना चालू करते हो। मेरी कविता जो है, जो मैंने जितना भी लिखा है, वो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं शैशव काल में हूँ और नर्सरी स्टूडेंट की तरह अपने आप को महसूस करता हूँ। जब हिंदुस्तान के कवियों को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है मैं तो अभी 2-3% तक कविता लेखन पे संतुष्टि मिली है। लेकिन हाँ, अगर आप संतुष्टि का प्रश्न करते हैं तो अपने आप में जो एक तो होती है आत्मसंतुष्टि, तो आत्मसंतुष्टि तो मुझे 100% है, तभी मैं कविता लिख पा रहा हूँ। अगर मेरी संतुष्टि मुझे 100% नहीं मिलेगी तो मैं आगे की कलम ही नहीं उठा पाऊंगा। मैं पूर्णतः संतुष्ट होता हूँ हर कविता से, तभी मैं अगली कविता लिख पाता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे इस बात का आभास है कि मेरी कविताएं, हो सकता है जो हिंदुस्तान के जितने बड़े बड़े कवियों ने लिखी है उनके पैरेलल अगर मैं अपने आप को रखता हूँ तो मैं नर्सरी स्टूडेंट अपने आप को पाता हूँ। ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। इस तरह से बहुत सारे कमेंट्स हमारे आ रहे हैं। उषा कौल जी लिख रही है कि कविता व्यक्ति का अंतर्मन स्पष्ट करता है, भोगा हुआ यथार्थ होती है कविता। जी। मेरा एक सब्जेक्ट है, मुक्तक लिखता हूं मैं बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बात कहने की चेष्टा करता हूं। तो मेरा कुछ मुक्तक मैं एक साथ धीरे धीरे करके सुनाना चाहता हूं, अगर आप परमिशन सुन दें। सुनाइए, परमिशन नहीं, मंच तो आपका है, आपका समय आपका है। सुनाइए, जी। आपका स्वागत है। जी। मैंने लिखा है, आत्म प्रशंसा निरर्थक है, खुशबू से ही पता चल जाता है पुष्प का नाम। आत्म क्या बात है। प्रशंसा निरर्थक है, खुशबू से ही पता चल जाता है पुष्प का नाम। इसी तरह मैंने दूसरा मुक्तक है, सबका दिल रखता हूँ, शायद इसीलिए अपना दिल नहीं रख पाता। सबका दिल रखता क्या हूँ, बात है, क्या बात है, शायद क्या बात है। इसीलिए अपना दिल नहीं रख पाता। फकीर घबराता है मिलने मिलाने से, फकीर घबराता है मिलने मिलाने से, पता नहीं किसने तोहफे लेने देने की रिवायत चालू कर दी। पता नहीं
किसने तोहफे लेने देने की रिवायत चालू कर दी। सलाह उसे दो जिसे जरूरत हो, चरागों को भी उजालों में कोई नहीं पूछता। न कोई हाल पूछता है, ना खैरियत, बस हैसियत जरूर पूछ लेता है। अहम की तुष्टि संभव है, अहम की तुष्टि संभव है, बांट दो सब खुशियां, हाथ तो खाली ही जाना है। कि वाह क्या बात है। नजर का ऑपरेशन संभव है, नजर का ऑपरेशन संभव है, नजरिए का नहीं। अरे वाह क्या बात है, ये बहुत अच्छी, फिर से सुनाइए, ये अच्छी पंक्ति है। वाह वाह वाह, बहुत नजर बढ़िया। का नजर का ऑपरेशन संभव है, नजरिए का नहीं। दुआएं होगी माँ की, लाख हम समझे कि घर हमारी कमाई से चलता है। हम्म हम्म, हम्म। दुआएं होगी माँ की, लाख हम समझे कि घर हमारी कमाई से चलता है। शरणागत होना एक प्रक्रिया है, शरणागत होना एक प्रक्रिया है। आसक्ति चाहे ईश्वर के प्रति हो या व्यक्ति के प्रति। क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। लहरों को शांत देख खुश मत होना, लहरों को शांत देख खुश मत होना। उठेगी तो तूफान लेके आएगी साहिब, उठेगी हाँ, तो क्या बात तूफान लेके आएगी साहिब। सीढ़ियां छत पे पहुंचा सकती है, लेकिन मेरी मंजिल तो आसमां है शायद। है। बहुत बढ़िया उड़ो, बहुत बढ़िया। उड़ो, उड़ो, यकीनन उड़ो, उड़ो, यकीनन उड़ो, लेकिन वहीं तक जहां से जमीन हमेशा दिखती रहे, लेकिन क्या वहीं बात तक है, क्या बात है, जहां से बहुत जमीन अच्छा, बहुत हमेशा बढ़िया। दिखती रहे। बहुत बढ़िया बात कही आपने, फिर से सुनाई उसको, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। उड़ो, उड़ो, यकीनन उड़ो, लेकिन वहीं तक जहां से जमीन हमेशा दिखती रहे, जहां से जमीन हमेशा दिखती रहे। वाह 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 वाह। आकाश की परतें हटाकर आराध्य को ढूंढ रहा था, आकाश की परतें हटाकर आराध्य को ढूंढ रहा था। अचानक आवाज आई, स्वयं में ही तलाश, अचानक आवाज आई, स्वयं में ही तलाश। उलझने सब खत्म हो जाएगी साहिब, उलझने सब खत्म हो जाएगी साहिब। घर से निकलो तो बस माँ की दुआ ले लेना, वाह वाह क्या घर बात से है। निकलो तो बस माँ की दुआ ले लेना। कब तक दबाओगे मेरे वजूद को मिट्टी में, कब तक दबाओगे मेरे वजूद को मिट्टी में। मैं तो बीज हूँ, बार बार उगाऊंगा, वाह मैं तो वाह बीज क्या हूँ, बात। बार बार उगाऊंगा। हंसता हुआ सो गया फकीर, हंसता हुआ सो गया फकीर साहिब। पता था सुबह फिर उठा उन्हीं गमों के साथ, पता था आह, सुबह फिर क्या उठना है बात है। उन्हीं गमों के साथ। जब मैं नीचे गिरा हुआ था कोई नहीं आया, जब मैं नीचे गिरा हुआ था कोई नहीं आया। थोड़ा सा क्या उड़ा, सब गिराने आ गए, क्या थोड़ा सा बात है, क्या क्या बात। उड़ा, सब गिराने आ गए। रोज गिरते हैं फिर भी खड़े हैं, ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। रोज गिरते हैं फिर भी खड़े हैं, ये जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। विरासत को सहेजना अच्छा है, विरासत को सहेजना अच्छा है, लेकिन जिंदगी वो नहीं जो अपने पुरखों पे जी जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सीधा होना बहुत। भी नागवार गुजरा, सीधा होना भी नागवार गुजरा, क्योंकि अक्सर सीधे वृक्ष काट दिए जाते हैं। वाह वाह वाह। माँ ने उसे काबिल बनाया, आज वे इतना काबिल है कि माँ को काबिल नहीं समझता। माँ ने उसे काबिल बनाया, आज वो इतना काबिल है कि माँ को काबिल नहीं समझता। धागा खत्म हो गया मन्नतों का मांग कर, धागा खत्म हो गया मन्नतों में मांग कर, अच्छे दिन फिर भी नहीं आए। क्या बात। रिश्ते तो दिल से होते हैं, जरूरत से नहीं, रिश्ते तो दिल से होते हैं, जरूरत से नहीं। वक्त पे सब यार होते हैं, आजकल नमस्कार के भी मतलब हजार होते हैं। वे बच्चा क्या खिलौना खेलता होगा, वे बच्चा क्या खिलौना खेलता होगा, दिन भर मेले में जो खिलौना बेचता है।
वाह दिन भर वाह मेले वाह। में जो खिलौने बेचता है, जिंदगी भर बुरा कहलाने वाला व्यक्ति, मौत के बाद सब उसकी आज तारीफ कर रहे थे। मौत के बाद सब उसकी आज तारीफ कर रहे थे। संपूर्ण शब्द की सार्थकता तभी होगी जब मन में करुणा का संचार होगा। सोचता हूँ देश के लिए कुछ करूं, बस हाथ उठाकर दुआ मांग लेता हूँ। बस क्या हाथ बात है, उठाकर बस दुआ मांग लेता हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियां। बहुत सलीके से बात कर रहे हो, क्या आप भी मुझे पराया समझते हो? बहुत सलीके से बात कर रहे हो, क्या आप भी मुझे पराया समझते हो? इस श्रद्धा से काम करता हूँ, बस लोग समझते हैं भाग्य अच्छा है। क्या इस बात है, श्रद्धा क्या से बात है। काम करता हूँ, लोग समझते हैं भाग्य अच्छा है। सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं, सुबह का प्रणाम सिर्फ परंपरा नहीं, बच्चों के लिए भविष्य का आईना है। दुआ में बहुत ताकत है साहिब। अक्सर लोग पत्थरों को भी खुदा मान लेते हैं। लिखना और उसको अपने जीवन के साथ आत्मसात करना, दोनों में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जी। सुंदर। अच्छा ये बताइए, अब देखिए, बात करते करते 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आप मुझे आपकी कविताओं से, आपने जो अभी पूरा ये अपना काव्य सुनाया, तो आप अपने आप को किससे खुद स्वयं प्रभावित मानते हैं, कबीर से या तुलसी से, किससे ज्यादा मानते हैं आप? सर मैंने जैसा शुरू में कहा, ये जितने भी कवि हैं, कबीर, सूर, तुलसी, इसमें सबसे ज्यादा मेरा जो इंक्लाइनेशन वो कबीर की तरफ रहा। क्योंकि हाँ, कबीर जो यही है। तो मैं आपसे सुनना चाह रहा था, क्योंकि आपकी कविता में जी। मुझे कबीर की छाप, प्रभाव बहुत लग रहा है। जी। जी। जो ये साहिब शब्द है, ये मैंने कबीर से इंस्पायर होके उठाया है। कबीर हमेशा साहिब शब्द से अपनी कविता को अंजाम देते थे। मुझे ये शब्द अच्छा लगा तो मैं मेरी बातों में कहीं न कहीं साहिब शब्द का प्रयोग करता हूँ, जो आदर देने के हिसाब से भी ठीक है। और मुझे लगता है कहीं न कहीं ईश्वर की कहीं मुझे आस-पास नज़र आती है उस व्यक्ति के परछाई में, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अब इस बीच में हमारे साथ बहुत सारे मित्र जुड़ गए, उनके जी। लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो एक ही चीज मानता हूँ साहब कि इन मित्रों की बदौलत मेरे शब्द जो हैं वो निकलते हैं मेरे दिल से। अदरवाइज अगर मित्र नहीं हो या ये लोग नहीं हो, इनका एक एक शब्द मेरे लिए सबसे बड़ी जिंदगी की अमानत है। और ये जो बोलते हैं वो मेरे लिए आगे की सीख है। जो कुछ ये कहते हैं, जो कुछ ये बोलते हैं, इन्होंने अपना मूल्यवान समय यहाँ पे दिया, इन्होंने मुझे सुना, इससे बड़ी मेरे लिए और क्या नियामत हो सकती है। मैं इन सब क्या का बात। हृदय से आभारी हूँ कि ये लोग यहाँ पे आए, सभी इतने बड़े-बड़े अपने क्षेत्रों के सभी ज्ञाता और पारंगत लोग हैं। मैं तो इनके सामने अपने आप को गुना महसूस करता हूँ। इनका यहाँ आना, सुनना और मेरे कविता पे कुछ बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जोशी जी, आपको लग रहा है कि अपनी इस बातचीत के दौरान कोई ऐसी बात जो अभी आपने कही नहीं, जो अनछुई रह गई, जिसको आप इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं? मुझे लगता है कि बहुत सारी कविताएं जो मैं सुनाना चाह रहा था वो अधूरी रह गई है। वो अभी मेरे तर्कस में तीर बहुत सारे बाकी है, लेकिन कुछ तीर ही काम आ पाए हैं। लेकिन भगवान ने मौका दिया और आपने वापस मौका दिया तो वो कभी सुनाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी बातें जब आप किसी विधा में जाते हैं, कई बार आपको इग्नोर कर दिया जाता है। आप एक समाज में जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे आप ये सोचते हो कि मुझे कुछ एक महत्व मिले, मुझे मेरी बातों को महत्व मिले, लेकिन आप इग्नोर कर दिए जाते हो। तो कई बार ऐसा है, वो जो इग्नोरेंस होती है या आपको जो किसी पर्टिकुलर जगह से असहमति सी लगती है, उससे निराश नहीं होना सबसे बड़ी मेरी रही है जिंदगी में। मैंने हमेशा देखा है कि शुरुआती दौर जो जिंदगी में मेरा था, बड़ा संघर्ष का दौर था, मुफलिसी का दौर था।
हम लोगों ने जिंदगी में बहुत करीब से लोगों को देखा। कई बार ये होता है जब आप सोने का चम्मच लेके पैदा होते हो तो आपको वो सब चीजें पता ही नहीं होती। जैसे गौतम बुद्ध को कई सालों तक महलों में बंद कर दिया गया, उसे बताया ही नहीं गया कि गरीबी क्या होती है, वृद्ध कैसे होते हैं। जब वो बाहर निकले, उन्होंने देखा तो वो सन्यासी हो गए। तो जिंदगी कई बार ऐसी होती है कि आपको जो स्वयं भोगते हो वही अनुभव होता है। आपको कोई ये बोलेगा आप ऐसे काम करो तो आपको लगता है ये ज्यादा समझदार है क्या। लेकिन जब आप स्वयं भोगते हो, आप स्वयं किसी पीड़ा को महसूस करते हो, वो जो जीवन है वो मैंने काफी करीब से शुरुआती दौर में देखा। वो मेरे लेखन में और मेरी बातों में कहीं कहीं पर उसके छाया नजर आती है। कई बार ऐसा होता है कि बातें जो है वो आराध्य के प्रति भक्ति या मेरी शब्दों के प्रति जो ये आदर है, वो सब उसी के कारण है कि मैं इंसानों में अपने आप को कहीं न कहीं टटोलता रहता हूँ। तो आपने कहा ना कि आपके उसमें तरकश में बहुत सारे तीर अभी रह गए जिनको आप जी, खाली नहीं कर पाए, लेकिन खाली मत करिए अभी, आगे वो तीर बहुत काम आएंगे। लेकिन चलते चलते एक तीर तो निकाल ही दीजिए, एक कविता जी। सुनाने के बाद हम कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। एक कविता ऐसी है कि जिसमें जो है वो पूरा जो है मेरा सार आता है। मैं कोशिश करूंगा वो कविता जो है जरूर सुनाऊं। आपका स्वागत है, पांखुड़ी, सुनाइए। पांखुड़ी, फूल से अलग होके क्या लगता है। पांखुड़ी, फूल से अलग होके क्या लगता है। तलाश लोगे अपने वजूद को, शायद नहीं। क्या तलाश बात। लोगे अपने वजूद को, शायद नहीं। सौंदर्य की विधा बदल कर क्या लगता है। सह लोगे ये सब, शायद नहीं। माला बन के रहना, दुनिया के गले में रहना, प्यार दुलार के लिए जीना, सज जाना सेज पे, या फिर वैणी में ही बन जाना, या फिर वैणी में ही बन जाना। अलग मत होना पुष्प से, अलग क्या बात है। मत होना पुष्प से। अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। जयपुर से श्री अविनाश जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जी समय सर। निकाला, आप हमारे मंच जी पर आए। अंत में दो शब्द कहना चाहेंगे आप कुछ? जी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया एवं आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आपने रैना साहब यहाँ पे मौका दिया और मैं अपने शब्द इतने सारे लोगों तक पहुंचा पाया। जिंदगी में प्लेटफॉर्म मिलना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रतिभा होना और प्रतिभा को आगे पहुंचाना, इसमें जो जो लोग अंगुली पकड़ के आपको आगे लेके चलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मेरी अंगुली पकड़ के आपने जो यहाँ पे लाके मुझे कुछ लोगों तक आगे पहुंचाया है, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। रैना साहब, ये जो दृश्य है या ये जो बातें हैं या ये जो यहाँ पे सब हुआ, मैं चाहूंगा जिंदगी में अगर आपने और मौका दिया तो जो भी मेरे कुछ और तीर है वो मैं कोशिश करूंगा कि आगे पहुंचे। शुक्रिया साहब। बहुत 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 अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह ये है कि जितने भी मित्र जो उनके कमेंट्स है उनको बाद में आप देख लीजिएगा, और जी सर। आप समय निकाल कर कृपा करके उनका अपना उत्तर दे दीजिएगा, जी बहुत अच्छा बिल्कुल दे लगेगा। देंगे। जी, अविनाश जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया नमस्कार सर, करता हूँ। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, जयपुर से हमारे साथ आज उपस्थित थे इस मंच पर, यानी उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर, श्री अविनाश जोशी, सुपरिचित कवि, साहित्यकार और स्वतंत्र पत्रकार। और जो मित्र इस बीच में हमारे साथ रहे, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने पर्याप्त समय निकाला और आपका प्रेम, आपका स्नेह मेरे साथ रहा, आपका प्रोत्साहन मेरे साथ रहा। आप हमेशा मेरे साथ जुड़ते रहिए, इसी तरह से मुझे अपने कार्यक्रमों को सफल बनाने में आप भी अपना योगदान देते रहिए। अब मैं आज का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार।